नमस्कार बच्चे, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के लास्ट टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आई हूँ, जो कि है मिश्र या मिश्रित वाक्य। बेटा, हम इससे पहले हम सरल या साधारण और संयुक्त वाक्य पे चर्चा कर चुके हैं। तो अब ये लास्ट पॉइंट है इसी का, रचना के आधार पर वाक्य भेद का। मिश्र वाक्य वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य, केवल एक, मतलब सेंटेंस जो भी होगा उसमें केवल एक ही प्रधान उपवाक्य होगा, शेष अन्य सभी आश्रित उपवाक्य हों, और बाकी सभी जो हैं वो आश्रित उपवाक्य होंगे उसके अंदर, मतलब डिपेंडेबल वाक्य होंगे। अर्थात वह वाक्य जिसमें एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, उनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा अन्य एक या अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। मतलब आपके पास एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में आपके पास केवल एक ही प्रधान उपवाक्य होगा और बाकी जितने भी उसके अंदर उपवाक्य होंगे वो सारे वाक्य क्या होंगे? आश्रित उपवाक्य होंगे। ये उपवाक्य व्याधिकरण योजकों जैसे कि यदि, अगर, तो, तथापि, यद्यपि, इसलिए, जो, जिसे, जिसके, ऐसे जितने भी योजक चिन्ह होते हैं इनसे जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण है, यदि मैं ना आया होता तो काम ना बनता। अब आप देखेंगे इस सेंटेंस में काम ना बनता प्रधान उपवाक्य है और इसके ऊपर डिपेंड हो रहा है यदि मैं ना आया होता। अगर वो नहीं आया होता तो आपका उसका काम नहीं बनता। तो ये क्या है? डिपेंडेबल। इसमें काम ना बनता प्रधान उपवाक्य है, यदि मैं ना आया होता ये उपवाक्य आश्रित है। तो वो वाक्य, मिश्र वाक्य बेटा वो वाक्य होता है जिसमें केवल एक प्रधान उपवाक्य और बाकी के उपवाक्य आश्रित होते हैं। ठीक है, अब मेरे को लगता है आपको मिश्र वाक्य क्लियर हो गई होगी, डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आपके पास एक वाक्य है, उस वाक्य में आपको साधारण वाक्य मिल रहा है एक, फिर एक और साधारण वाक्य मिल रहा है और एक और साधारण वाक्य मिल रहा है। आपको उस वाक्य में 3 साधारण उपवाक्यों की प्राप्ति हो रही है। मतलब कि आपको साधारण वाक्य आपको पता ही है जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय आपको मिल गया। अब इसका मतलब ये भी उपवाक्य है, ये भी उपवाक्य है, ये भी उपवाक्य है। उपवाक्य आपको क्लियर हो चुका है, वाक्य का छोटा भाग। आपको 3 उपवाक्य मिल रहे हैं, इट मीन्स 3 साधारण वाक्य मिल रहे हैं आपको। अब ऑब्वियस सी बात है, 3 साधारण उपवाक्य हैं तो इनको जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं हमें योजक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ा होगा, हमें कंजंक्शन वर्ड का यूज किया होगा हमने। तो जब ऐसे यूज हुआ तो इट मीन्स वो संयुक्त वाक्य बन जाएगा। अब अगर इसी वाक्य में आपको एक प्रधान उपवाक्य की प्राप्ति हो रही है और एक आश्रित उपवाक्य की प्राप्ति हो रही है, एक से ज्यादा आश्रित उपवाक्य की प्राप्ति हो रही है, तो वो वाक्य आपका मिश्र वाक्य कहलाएगा। बेटा इसी चार्ट में मैंने इसी के माध्यम से आपको संयुक्त वाक्य बताया है और मिश्र वाक्य बताया है, जो कि मैं दोबारा आपको बता रही हूं। मान लीजिए आपके पास एक वाक्य है, उस वाक्य में आपको 3 अलग अलग साधारण वाक्य मिल रहे हैं, मतलब 3 उपवाक्यों की आपको प्राप्ति हो रही है। अब उपवाक्य हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इनको जोड़ने के लिए आपको योजक चिन्ह की आवश्यकता होगी। तो जब योजक चिन्ह की आवश्यकता पड़ी तो इट मीन्स वो संयुक्त वाक्य हो गया। और अब इसी वाक्य में अगर आपको एक प्रधान उपवाक्य मिल रहा है और एक आश्रित उपवाक्य मिल रहा है तो इट मीन्स वो मिश्र वाक्य है। यहां तक क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अब इसकी कंडीशंस देखिए। सपोज कीजिए ये एक वाक्य है, मैंने जैसे भी आपको समझा दिया। अगर इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है तो ये साधारण वाक्य, मतलब 3 आपको साधारण वाक्य मिल गए। यदि इस वाक्य को बांट दिया जाए, अगर मैं इन तीनों को अलग अलग कर दूं तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग करूंगी इसमें योजक चिन्ह की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होते हैं। अब जो ये आश्रित उपवाक्य है ये डिपेंडेबल होता है प्रधान उपवाक्य के। अगर प्रधान उपवाक्य नहीं है तो आश्रित उपवाक्य की कोई वैल्यू नहीं है। संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य बराबर के इंपॉर्टेंट होते हैं, यदि एक को हटा दिया जाए तो फर्क नहीं पड़ता। देखो संयुक्त वाक्य है, अगर संयुक्त वाक्य में जितने भी वाक्य होते हैं तीनों आपस में इंपॉर्टेंट होते हैं,
तीनों हैं या दो हैं साधारण वाक्य, जितने भी आपको मिले सब एक दूसरे के इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन आज इसमें मिश्र वाक्य में क्या होता है, आश्रित उपवाक्य को हटा दिया जाए। अगर इसमें से आश्रित उपवाक्य हटा देंगे तो प्रधान उपवाक्य पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु अगर प्रधान उपवाक्य हटा दिया जाएगा, अगर प्रधान उपवाक्य हटा दिया तो आश्रित उपवाक्य समाप्त हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, रहीम बोला कि मैं कर्नाटक जा रहा हूं। अब इसमें मैं कर्नाटक जा रहा हूं ये प्रधान उपवाक्य है, इसको जोड़ने के लिए की का प्रयोग हुआ जो कि योजक है, और रहीम बोला आश्रित उपवाक्य है। मिश्र वाक्य का वह भाग जिस पर शेष उपवाक्य आधारित होते हैं, मतलब आधारित मतलब निर्भर होते हैं, प्रधान उपवाक्य है। प्रधान उपवाक्य क्या है, मतलब मिश्र वाक्य है आपके पास। मिश्र वाक्य में वह वाक्य जिसके ऊपर आश्रित उपवाक्य निर्भर होते हैं, बाकी सारे उपवाक्य जो है डिपेंडेबल होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य चाहे कितना ही बड़ा सेंटेंस हो, चाहे कितना हो, आपको एक ही मिलेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि आपको प्रधान उपवाक्य बहुत सारे मिलेंगे, नहीं, प्रधान उपवाक्य केवल आपको एक ही मिलेगा। आश्रित उपवाक्य आपको एक से ज्यादा मिलेंगे। आश्रित उपवाक्यों का आरंभ योजक शब्दों से होता है। आश्रित उपवाक्य जो है वो कैसे स्टार्ट होंगे, योजक चिन्हों के साथ स्टार्ट होंगे। आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है तो उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अगर आपके पास वाक्य सेंटेंस में आश्रित उपवाक्य क्रिया की विशेषता को प्रकट करने वाला है तो वो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। मुहावरे लोकोक्ति मिश्र वाक्य में आती हैं। जितने भी मुहावरे होते हैं, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी योजक चिन्ह है, तो ये आपकी क्या है, मिश्र वाक्य, क्योंकि योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है और मुहावरे लोकोक्ति है, तो ये आपका क्या है, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य के दोनों उपवाक्य योजकों से शुरू हों तो अंतिम वाक्य प्रधान वाक्य होगा। अगर आपके पास मिश्र वाक्य है, उसके दोनों उपवाक्य योजक शब्द से शुरू हो रहा है, तो आपका अंतिम वाक्य जो होगा वो प्रधान वाक्य होगा। बेटा आशा करती हूँ आपको यहाँ तक का मिश्र वाक्य का टॉपिक क्लियर हुआ होगा।